हेलो बच्चों, हेलो एंड वेलकम टू EBCL लेक्चर नंबर 7। आज की क्लास के अंदर हम एंटी करप्शन लॉज के सेकंड और लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 या फिर PMLA एक्ट। इसको PMLA एक्ट भी बोला जाता है। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट इससे पहले हम लोग इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या होती है। वैसे तो हम लोग जनरली सुनते आते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में काफ़ी कुछ, लेकिन एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ऑफन मनी एंड क्राइम आर रिलेटेड टू ईच अदर, और मैं कहूँ तो हमेशा से पैसा और क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। क्राइम दो ही चीज़ों के लिए किया जाता है, या तो बदला लेने के लिए किया जाएगा किसी से, या फिर रेवेन्यू अर्न करने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग्स का काम हो गया, स्मगलिंग हो गई, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, इलीगल आर्म्स एंड एम्यूनिशन के अंदर डील करना, प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स चलाना, ये सब क्या है? दीज आर ऑल इलीगल एक्टिविटीज़, बट एट द सेम टाइम लॉट्स ऑफ मनी इज इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो ऑफन ये बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग, माफिया लोग, दाऊद इब्राहिम टाइप के लोग जो होते हैं, वो ये सब काम करते हैं और उससे ये पैसा कमाते हैं। अब हम उन लोगों को जानते नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते जो इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और ना ही वो लोग ये उनके बारे में जनरल पब्लिक ये जानती है कि ऐसा कोई काम हम कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि उनके बारे में कोई जान नहीं पाता। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास ही रहता हो जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी करता हो। तो सर कैसे करते हैं वो? इसलिए ऐसे कर पाते हैं कि वो अपने ब्लैक मनी को, क्योंकि ब्लैक मनी हुआ क्योंकि आपने कमाया इलीगल सोर्सेज से है, दैट इज नॉट अ लेजिटिमेट वर्क टू डू। जिस सोर्सेज से, क्राइम से जो पैसा कमाया गया है, क्या वो जायज़ तरीका है पैसा कमाने का? नहीं है। तो उस पैसे के सोर्स को, उसके एरियाज को जहाँ से वो कमाया गया है, उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। कैसे की जाती है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि आपने जो ओरिजिनली जिस सोर्स से पैसा कमाया, आप अपने उस सोर्स को, उस ओरिजिन को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल है मनी लॉन्ड्रिंग का। अब ये होता कैसे है, इसके बारे में हम आगे अभी आएगा तो बात करेंगे। सो money and crime are related to each other. Crime involves lots of money. So money created by crimes when converted into white money is known as money laundering. कि उस क्राइम से कमाए गए ब्लैक मनी को अगर आप वाइट में कन्वर्ट करोगे, इस बात को बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। ये डेफिनेशन है मनी लॉन्ड्रिंग की। प्रोसेस के ऊपर मैं अभी नहीं आ रहा, प्रोसेस के ऊपर मैं आगे आऊँगा। ठीक है, आप अपने पैसे को छुपा रहे हो। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक दिया है, बचपन में वो एक गेम खेलते थे ना, जिसमें 3 बॉल्स हम टेबल पर रख देते थे और उसके नीचे कुछ कप्स रखते थे, उसके नीचे बॉल छुपाते थे और उसको फिर शफल करते थे और देखते थे कि कौन सी बॉल कहाँ पर है। तो क्या होता था? कन्फ्यूजन होता था, पता ही नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी पैसे के साथ में भी यही किया जाता है। आप उसको इस तरीके से शफल कर देते हो कि उसका ओरिजिन की, ये ट्रांजैक्शन किसने किया, ये पैसा किसने जमा कराया, उसके बारे में कोई पता नहीं चल पाता है। और ये सारी एक्टिविटीज़ करी भी जाती हैं हमारे लीगल सिस्टम और लेजिटिमाइज्ड जो बैंकिंग सिस्टम है, उसके थ्रू ये एक्टिविटीज़ पहले की जाती थी। आज भी कई जगह पर होती है, लेकिन उसके लिए कई चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रखे हैं। बट स्टिल ये जो हमारा सोर्स है, लीगल सोर्स है, बैंकिंग सिस्टम है, उसको इस्तेमाल करके भी पहले फ्रॉड किए जा चुके हैं। ठीक है, सो it is the way to conceal illegally obtained funds. Money laundering works by transferring money in vague and complicated financial transaction. आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हो कि उसके ओरिजिनल सोर्स के बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं होता है कि पैसा कहाँ से आया, किसके पास ट्रांसफ़र हुआ वापस से, ओरिजिनल उस व्यक्ति के पास में कैसे गया जिसने ये पैसा अर्न किया था। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इस ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व कर दी जाती हैं कि एक तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसका ओरिजिन पता नहीं पड़ पाता कि ये पैसा किसने कमाया और किसने डिपॉजिट करा, और एट दी एंड
वो पैसा जो होता है वो ओरिजिनली उस लॉन्डरर के पास पे, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है उसके पास से वापस रिटर्न भी हो जाता है, बूमरैंग की तरह। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये ऐसे किया जाता है। अब इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सो द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स टू डिस्गाइज इज इलीगल ओरिजिन, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। सो इलीगल ओरिजिन क्या क्या हो सकते हैं? टेररिज्म हो सकता है, इलीगल आर्म सेल, फाइनेंशियल क्राइम, स्मगलिंग, एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स। ये सारे काम होते हैं। क्यों किए जाते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, ह्यूज प्रॉफिट इन्वॉल्व है, एम्बेजलमेंट है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल करके, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप कंपनी के स्टॉक्स को परचेज कर रहे हो। बोर्ड मीटिंग के अंदर पर्टिकुलर कोई डिसीजन होने वाला है, वो मुझे पहले ही पता पड़ गया, उस डिसीजन की मदद से मैंने कंपनी के शेयर्स प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशंस को लेकर के आने की कोशिश करी, या उससे मैंने कोई प्रॉफिट अर्न किया। दिस इज ऑल्सो अ क्राइम। सेबी के अंदर, सिक्योरिटी लॉ के अंदर, आई थिंक तुमने पढ़ा भी होगा, ब्राइबरी, कंप्यूटर फ्रॉड, आईटी फ्रॉड्स जो होते हैं, वो लार्ज प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। और एक तरीके का क्या होता है, जो इससे गेन होता है, उस गेन को ऑब्वियसली बात है आप बता नहीं सकते कि मैंने यहाँ से ये पैसा कमाया। अगर आपने बताया तो यू विल बी चार्ज विद अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंसेस है, आप इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली आपने इससे पैसा तो अर्न किया है ना। इस पैसे को कहीं ना कहीं आपको सिस्टम के अंदर लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि आप कैश भी अपने पास में नहीं रख सकते इतना सारा। तो ये सारा प्रोसेस किया जाता है, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्रेड मनी। जो पैसा आपने मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से कमाया, उससे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसको सीज करना, कॉन्फिस्केट करना, उन लोगों को पनिश करना इस ऑफेंस के लिए, और एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये सारी बातें इसके अंदर ये एक्ट डील करता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने बताया, मनी लॉन्ड्रिंग ये किया कैसे जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तो चलो फिर ही बात करते हैं। लेकिन कई सारे इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस हुए हैं, कई सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। ग्लोबल लेवल पर भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि कैसे कैसे अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, किस किस ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। यूनाइटेड नेशन का इसके अंदर इनिशिएटिव है, वियना कॉन्वेंशन एक हुआ था, वहाँ पर उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस और रिकमेंडेशंस दी थी अपनी कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जा सकता है। वैसे ही उसी सिलसिले में हम आगे बात करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट आर टेकन अप इन द ग्लोबली, टेकन अप ग्लोबली, क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो इसके अंदर हुआ था वियना कॉन्वेंशन। वियना कॉन्वेंशन एक मेजर इनिशिएटिव था इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, वाज द यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन, पॉपुलरली नोन एज द वियना कॉन्वेंशन। यूनाइटेड नेशन के इनिशिएटिव पे हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर ये हुआ था, इसलिए इसको वियना कन्वेंशन बोलते हैं। So this convention basically laid down the groundwork for citizens for efforts to combat money laundering by obliging the member states to criminalize the laundering of money from drug trafficking. Particularly इसका मतलब सबसे पहले जब वियना कॉन्वेंशन जो हुआ था, उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनको ये बोला गया कि आप जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है प्रॉपरली, किस एक्टिविटीज से, किस क्राइम से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है? ड्रग ट्रैफिकिंग से, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से ही बहुत सारे क्राइम दूसरे भी हुए, और इस वजह से ही ड्रग ट्रैफिकिंग ने ही मनी लॉन्ड्रिंग को सबसे पहले बर्थ दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का जो जन्मदाता है वो क्या है? ड्रग ट्रैफिकिंग वाला क्राइम है। मैक्सिको वगैरह में रशियन लॉर्ड माफिया जो था, वो भी मेनली ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर ही इन्वॉल्व था। सो ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, उसको रोकने के लिए वियना कन्वेंशन ने यहाँ पर रिकमेंडेशंस दी थी और एफर्ट किए थे, इसने यहाँ पे ग्राउंड वर्क पूरा तैयार किया था। सो इट प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेशंस एंड मेक एक्स्ट्राडिशन बिटवीन मेंबर स्टेट्स एप्लीकेबल टू मनी लॉन्ड्रिंग। क्या होता है इसमें? ग्लोबल कोऑपरेशन। जितने भी जो मेंबर्स हैं वियना कॉन्वेंशन के अंदर, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी हो रही है, लेकिन वो एक्टिविटी कौन कर रहा है? इंडिया का कोई पर्सन कर रहा है, तो दोनों देश मिल करके कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ठीक है।
दूसरा बोलता है मेक एक्स्ट्राडिशन बिटवीन मेंबर स्टेट्स एप्लीकेबल टू मनी लॉन्ड्रिंग। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन का हिंदी ट्रांसलेशन होता है प्रत्यर्पण। जैसे कि विजय माल्या का बड़े लंबे समय से यूके की कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है कि यूके की गवर्नमेंट को हम लोग बोल रहे हैं कि विजय माल्या हमको सौंपो। अब वो क्यों सौंपेंगे? क्योंकि वो चला गया यूके में। अब वहां पर उसके लॉ, यूके वाले लॉ एप्लीकेबल होते हैं, इंडिया के बोलने पर ये बात को क्यों मानेंगे? वो इसीलिए मान सकते हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच में क्राइम और दूसरी एक्टिविटीज़ को लेकर के इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक अग्रीमेंट हुआ है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ है, जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को ये बोल रखा है कि आपका कोई क्रिमिनल हमारे यहाँ पर होगा या हमारे यहाँ पर आपके यहाँ से रिलेटेड कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही होगी तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे या आपको वो व्यक्ति सौंप दिया जाएगा। दिस इज नोन एज एक्स्ट्राडिशन। इसको एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। जैसे अब्बू सलीम को पोर्चुगल से इंडिया में लेकर के आने में इतना टाइम इसीलिए लगा, अब्बू सलीम वॉज बेसिकली राइट हैंड ऑफ दाऊद इब्राहिम। उसको इंडिया में लाने में टाइम इसीलिए ज़्यादा लगा क्योंकि इंडिया का पोर्चुगल के साथ में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा, आज स्विट्जरलैंड से हमको जो स्विस अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इसीलिए मिल पा रही है क्योंकि इंडिया और स्विट्जरलैंड का अग्रीमेंट हुआ है रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पर्सन्स दैट आर होल्डिंग अकाउंट्स इन स्विस बैंक्स। क्योंकि उस अकाउंट्स के अंदर स्विट्जरलैंड की बेसिकली पॉलिसी है, इसीलिए भी सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी जो है स्विट्जरलैंड और उससे रिलेटेड कई सारे टैक्स हेवंस के अंदर डिपॉजिट रहता है। बरमूडा हो गया, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, हांगकांग है, केमन आइलैंड्स है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं। यहाँ पर पैसा डिपॉजिट कर जब आप करवाते हो तो आपका पैसे का सोर्स कोई पूछता नहीं है कि ये पैसा तुमने कहाँ से कमाया। अब जो मनी लॉन्ड्रर होता है वो क्या करता है, वो जान करके इन टैक्स हेवंस के अंदर पैसा डिपॉजिट करता है और वाया उस टैक्स हेवंस के थ्रू उस पैसे को किसी दूसरे कंट्री के अंदर डाइवर्ट करता है। अब मान लो मैक्सिको में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, वो ड्रग्स का काम करके पैसा कमाता है, उसको इंडिया में कोई पैसा ट्रांसफर करना है, वो क्या करेगा? वो जो ये टैक्स हेवंस है, फॉर एग्जांपल केमन आइलैंड्स हैं, केमन आइलैंड्स में तो पहले पैसा ट्रांसफर करेगा। क्यों करेगा सर? वो इसीलिए करेगा क्योंकि वहाँ का बैंकिंग सिस्टम ये पूछता ही नहीं है कि ये पैसा कहाँ से लेकर के आए तुम, वहाँ पे डिपॉजिट हो गया। अब वहाँ से डिपॉजिट करवा करके उस पैसे को वो वहाँ से दूसरी जगह डाइवर्ट करेगा। मान लो वो पैसा केमन आइलैंड से होकर के इंडिया में आया। अब इंडिया वाले अगर पूछे केमन आइलैंड वाले से कि यार ये पैसा तुमको तुम्हारे पास कैसे आया, किसने डिपॉजिट किया, तो वो बेचारा बता ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको खुद को नहीं मालूम, उसकी पॉलिसी नहीं है ये पूछने की कि ये पैसा कौन डिपॉजिट करता है। तो इससे क्या होता है, ऐसे टैक्स हेवंस इन लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ से पैसा अगर ट्रांसफ़र किया जाए तो कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का क्राइटेरिया उस कंट्री के अंदर नहीं है। ठीक है, और ज़्यादातर ट्रांजेक्शन यहीं से होते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर ये तो बहुत आसान है, इनको पकड़ लो सब पता पड़ जाएगा। नहीं, इतना आसान भी नहीं है, बहुत टाइम से एफर्ट चल रहा है। हाँ, एक रेड अलर्ट जरूर ये रहता है इस सिचुएशन के अंदर कि इन एरियाज से, इन कंट्रीज से अगर पैसा आ रहा है तो हमको डबल चेक करना चाहिए कि वाकई में ये पैसा लेजिटिमेट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लेजिटिमेट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार इलेजिटिमेट होगा, लेकिन एक रेड अलर्ट साउंड रहता है उस समय कि यार ये पैसा यहाँ से आया है और इन एरियाज की रेपुटेशन वैसी ही है कि यहाँ से ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसेस। तो इसीलिए मेंबर कंट्रीज ने यहाँ पर वियना कन्वेंशन के अंदर एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास में, ऐसा कोई भी पर्सन जो आपके पास में है, वो हमको इसकी जानकारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। establishes the principle that domestic bank secrecy provision should not interfere with international criminal investigation। अब ये जो बात यहाँ पर बोली है ये बेसिकली स्विट्जरलैंड को ध्यान में रखते हुए बोली है क्योंकि ये उसकी एक डोमेस्टिक पॉलिसी है अकाउंट सीक्रेसी से रिलेटेड। आज अगर मुझे भी कोई वहाँ के बैंक के अंदर अगर पैसा डिपॉजिट करना है तो वो मेरे से पूछेगा नहीं कि आप ये पैसा कहाँ से लेकर के आए, वो उसकी अपनी पॉलिसी है सीक्रेसी की, वो नहीं बताना चाहता, वो किसी को भी नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पर वियना कन्वेंशन के अंदर ये बोला गया कि आपकी जो भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डोमेस्टिक आपके रूल्स रेगुलेशन है, वो इंटरनेशनल लेवल पर उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड अगर क्राइम है तो योर डोमेस्टिक लॉ विल सुपरसीड, सॉरी, इंटरनेशनल लॉ विल सुपरसीड योर डोमेस्टिक लॉ। इंटरनेशनल लॉ आपके डोमेस्टिक लॉ से उसको कोई लेना देना नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर। ठीक है, ये बात वियना कन्वेंशन ने बोली। अब बोली, उस देश ने मानी नहीं मानी कुछ कह नहीं सकते। कुछ समय तक तो मानी थी लेकिन बाद में वापस से
उसने वापस कोई लॉ में चेंज करके उस पॉलिसी को वापस से रिफ्रेम कर दिया। एनीवेज, काउंसिल ऑफ यूरोप कॉन्वेंशन, इसी तरह से यूरोप के अंदर भी काउंसिल एक बनी जिसने मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कई सारी बातें करी। कॉन्वेंशन ऑन लॉन्ड्रिंग, सर्च सीजर, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, 1990 में अंदर ये बना था। एस्टैब्लिशेस अ कॉमन पॉलिसी ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, एक कॉमन पॉलिसी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड फॉलो होगी उसके बारे में ये बात करता था। और इसने एक कॉमन डेफिनेशन भी निकाली मनी लॉन्ड्रिंग की, और किससे कैसे इससे डील किया जाएगा, इससे रिलेटेड मेजर्स भी यहाँ पर इसने आइडेंटिफाई किए। It lays down the principle for international cooperation among the member states, which may also include states outside the Council of Europe. यूरोप के काउंसिल के बाहर भी, यानी कि यूरोपियन यूनियन के बाहर भी जो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ नहीं हैं, उनसे हमको कैसे डील करना है, उससे रिलेटेड हम कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कैसे कोऑपरेशन करेंगे उनके साथ में, या वो हमारे साथ में कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर इन्होंने डिसाइड करी। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, और ये क्या क्या करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपने आप मेंबर कंट्रीज़ को, सर्च सीजर से रिलेटेड, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड, सीरियस क्राइम सच एज क्या क्या है इसके अंदर, ड्रग ऑफेंसेस, आर्म डीलिंग्स, टेररिस्ट ऑफेंसेस एंड अदर ऑफेंसेस विच जनरेट लार्ज प्रॉफिट, ऐसे कोई भी क्रिमिनल ऑफेंसेस जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है। ठीक है, फिर आता है यूरोपियन यूनियन मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव। ये मैं चाहता हूँ तुम सेल्फ पढ़ लेना वापस से, ये सारी बातें कॉमन ही इसके अंदर बोला गया है। उसके बाद में फिर आता है बेजल कमेटी। बेजल कमेटी बेसिकली बैंकिंग कमेटी है जो बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड नॉर्म्स को प्रिस्क्राइब करती है और कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स को भी प्रिस्क्राइब करती है। बेजल नॉर्म्स जो होते हैं वो बैंक्स के अंदर फॉलो किए जाते हैं इंटरनेशनली। बेजल एक बेसिकली जगह है स्विट्जरलैंड के अंदर जहाँ पर बैंकिंग रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए जाते हैं रिलेटिंग टू कैपिटल। तो उसी बेजल कमेटी ने बेजल जो नॉर्म्स बनाती है बेजल कमेटी ने वहाँ पे बेजल के अंदर एक हुआ था कॉन्वेंशन जहाँ पे 1988 के अंदर बैंक्स को कैसे रोका जाए, बैंक्स को कैसे सेंसिटाइज किया जाए, बैंक्स को कैसे बताया जाए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे डील कर सकती है, इससे रिलेटेड डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल और स्टेटमेंट्स यहाँ पर बनाए गए थे। कंप्लायंस रिलेटेड स्टेटमेंट्स बनाए गए थे कि कैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग से डील कर सकते हैं बैंकिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या बना था, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कस्टमर कौन है। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, केवाईसी। आज की डेट के अंदर भी केवाईसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड या बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। आप अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, आपके अकाउंट के अंदर पैसा आएगा भी नहीं। जैसे पेटीएम केवाईसी होता है, पेटीएम से आप कोई भी ट्रांजैक्शन तभी कर पाओगे जब आपका केवाईसी पूरा कंप्लीट होगा। वो इसीलिए क्योंकि आपकी जानकारी सिस्टम के पास में भी होनी चाहिए कि व्यक्ति कौन है, ये पर्सन कौन है जो ये सारे ट्रांजैक्शन कर रहा है। मान लो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं और आप धमाधम करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दैट इन्वॉल्व समथिंग वेरी इलीगल, तो क्या होगा, सिस्टम को तो पता ही नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सिस्टम का इस्तेमाल करोगे इलीगल मनी को डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, अवॉइडिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एंड कोऑपरेटिंग विथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। The statement aims at encouraging banking sector to adopt common position in order to ensure that banks are not used or hide or launder funds acquired through criminal activities, ताकि बैंक्स को इस तरीके से यूज़ नहीं किया जा सके जिससे वो इलीगल पैसे को, इलीगल फंड्स को डाइवर्ट करने के अंदर मदद कर सके। अगला आता है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अंदर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन से रिलेटेड इन्होंने कई सारे काम किए। This program against money laundering with a view to increase the effectiveness of international action against money laundering through comprehensive technical cooperation services offered to governments। अलग अलग देशों की सरकारों को मदद करना, उनके साथ में कोऑपरेट करना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनको बनाना, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर बनाया गया। हमारी कोई खास इच्छा नहीं थी, लेकिन एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट हो गया था जिसके अंदर इंडिया भी मेंबर था। तो उस इंटरनेशनल अग्रीमेंट और उस इंटरनेशनल कोऑपरेशन की वजह से, यूनाइटेड नेशन के गाइडलाइन और डायरेक्टिव की वजह से हमने यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को फ्रेम किया। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ योर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF।
FATF बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसको 1989 के अंदर, बेसिकली ये 1998 बोल रहा है बट ये 1989 है, 1989 कर देना इसको। 1989 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को ट्रैक किया जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ में उनको डील किया जा सके, उनसे ये ऑर्गेनाइजेशन लड़ सके। तो ये बेसिकली एक पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी इफेक्टिवली ये आज भी काम कर रही है। एंड तक भी जो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटिंग टू द क्राइम्स एंड प्रोसीड्स रिलेटिंग टू क्राइम्स, उससे FATF ही डील करता है। हाल ही में इसने पाकिस्तान के ऊपर भी बैन लगाया हुआ और इसके अंदर बेसिकली 3-4 लिस्ट होती हैं जिसके अंदर कंट्रीज़ को क्लासीफाई करके रखा जाता है। अब ये लिस्ट जो होती हैं वो बेसिकली फॉलो होती हैं उन कंट्रीज़ के अंदर। इसके अंदर कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं। अब मैं पूरा बात तुमको अगर बताऊं, कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं FATF के। वो नॉर्म्स रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी नीड्स टू बी फॉलो बाय ईच एंड एवरी कंट्री। कुछ 15-20 नॉर्म्स हैं, वो हर कंट्री को फॉलो करने पड़ते हैं। अब अगर कोई कंट्री उसको फॉलो नहीं करता है, सो डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ नॉट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर नॉर्म्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द FATF, उसको 3 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। ये इसके अंदर लिखा नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बिकॉज FATF इज इम्पॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है तो इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना। मैंने भी कर लिया, ठीक है। अब उसको वो 3 क्राइटेरिया के अंदर कंट्रीज को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लायंस। सबसे पहला जो होता है लिस्ट वो होती है ब्लैक लिस्ट, कि अगर आपने FATF की गाइडलाइंस, मेजॉरिटी ऑफ द गाइडलाइंस को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सेकंड होती है पर्पल लिस्ट और थर्ड होती है ऑरेंज लिस्ट। आज तक खाली एक ही कंट्री जो है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर जा चुका है, दैट इज़ योर ईरान। उसने कई सारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। और दूसरा जो सबसे सेंसिटिव लिस्ट के अंदर है दैट इज़ पाकिस्तान। उसको अभी इन्होंने पर्पल लिस्ट के अंदर रखा हुआ है और बोला हुआ है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक FATF की गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं किया, मेजर इनिशिएटिव्स अगर आपने नहीं लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, टेररिज्म फाइनेंसिंग कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पर FATF ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट करने के नुकसान बहुत सीरियस होते हैं। इसके नुकसान सबसे बड़ा ये है कि your country will not be eligible to obtain any kind of finance from any other country as well as from the International Monetary Fund। एक भी पैसा आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या कोई भी देश आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है। So it is a policy making body. The functions performed by FATF review the technique adopted for money laundering। मनी लॉन्ड्रिंग के क्या क्या नए तरीके भैया आजकल फॉलो हो रहे हैं, उससे ये अपडेट रखता है अपने आप को। अवेयरनेस इनिशिएटिव मेड बाय द कंट्रीज टू काउंटर एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग। कंट्रीज जो हैं वो क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए या रोकने के लिए अपने देश के अंदर। अवेयरनेस फैलाना नॉन मेंबर कंट्रीज के अंदर कि आपके यहाँ पर भी देखो, चेक करो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी हो तो नहीं रही है, ठीक है। ये चीज़ें आप उसके अंदर आइडेंटिफाई करो तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ आपके एरिया पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। रिकमेंडेशंस बाय FATF टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, क्या क्या रिकमेंडेशंस यहाँ पर इन्होंने दी। डिक्लेयर मनी लॉन्ड्रिंग एज क्रिमिनल ऑफेंस, आप डिक्लेयर करो अपने देश के अंदर कि मनी लॉन्ड्रिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है। कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उसकी प्रोसीड्स को जब्त करना। एक्स्ट्राडिशन, उन लोगों का एक्स्ट्राडिशन करवाना इन मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। चलो ये तो बात हुई सारी। हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ इसमें, इसके अंदर एक तुम लिख देना, देयर आर बेसिकली 40 रिकमेंडेशंस of FATF and 9 special recommendation, मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते हैं, 9 special recommendation on terrorist financing। ये रिकमेंडेशन यहाँ पर इन्होंने दी है। तो बेसिकली 49 रिकमेंडेशन है यहाँ पर। 40 जो है वो जनरल है, 9 स्पेशल रिकमेंडेशंस हैं वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर है कि आपको ये 40 और ये 9 रिकमेंडेशंस फॉलो करनी है, जिससे आप क्या कर पाओगे, जिससे आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को चेक एंड बैलेंस कर पाओगे अपने कंट्री के अंदर, अगर आप ये रिकमेंडेशन फॉलो करते हो। अगर नहीं करते हो तो आपका कंट्री सेंसिटिव है इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड यू फेल टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड
there may arise a problem of sanction by the financial action task force। ठीक है, चलो अब इंडियन इनिशिएटिव्स के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बनाया गया, जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क प्लेस किया गया इंडिया के अंदर टू कॉम्बैट द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये डिफाइन करता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, फ्रीजिंग कैसे होगी एसेट्स की, उनको सीज कैसे किया जाएगा, उनका कॉन्फिस्केशन कैसे होगा, और उसकी जो प्रोसीड्स होगी क्राइम की उसके साथ में कैसे डील किया जाएगा, इसके बारे में ये लॉ हमको बताता है। RBI, SEBI and IRDA have been brought up under PMLA and therefore provisions of this act are applicable to all, important है अंडरलाइन करते हुए चलना, to all financial institutions, banks, mutual funds, insurance companies and other financial institutions। जितने भी financial institutions हैं उन सब के ऊपर RBI, SEBI, IRDA, इनसे रिलेटेड जो भी कंपनीज है जिनको भी इन बॉडीज का कंप्लायंस करना पड़ता है, इन स्टैट्यूटरी बॉडीज का, वो सब के सब आपके PMLA के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कब बना, इंटेलिजेंस यूनिट बनी, बैंक्स ने कैसे फॉलो किया, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसको रीड कर लेना आगे। डेफिनेशंस पे आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, that states that whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or activity actually involved in any process or activity। आप किसी प्रोसेस के अंदर, किसी एक्टिविटी के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने किसी के पैसे को मनी लॉन्डर करने के अंदर हेल्प भी करी है, तो भी यहाँ पर क्या होगा, यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे कि जो लोग हवाला का काम करते हैं, हवाला का काम क्या करते हैं, वो कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हैं क्या, वो उस क्राइम से जनरेट हुए हुए पैसे को ठिकाने लगाने के अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, उनको भी यहाँ पर जो है वो क्रिमिनल माना जाएगा। ठीक है, सो अब सबसे प्रॉपर्टी यहाँ पे बोली गई है कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, दैट इज टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिजिकल, ओनरशिप वाली प्रॉपर्टीज, वो सब यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आती हैं। मूवेबल, इमूवेबल, इंटेंजिबल, सब यहाँ पर आपका इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग टाइटल और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी और एसेट वेयर एवर लोकेटेड। जो टाइटल डीड हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सब इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वॉल्व होगी। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो भी पैसा आपने क्रिमिनल एक्टिविटीज से कमाया, दैट इज योर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। इंटरमीडियरी का मतलब, टर्म इंटरमीडियरी हैज बीन डिफाइंड एज टू मीन अ स्टॉक ब्रोकर, शेयर ब्रोकर, जो मनी लॉन्ड्रिंग करने के अंदर हेल्प करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है, हवाला का काम करने वाले लोग। शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी टू अ ट्रस्टी, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, investment advisor and any other intermediary associated with the securities market and registered under section 12 of the SEBI Act 1992। कोई भी व्यक्ति जो भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करता है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर इन सारे पैसों से डील किया जाता है, वो सब क्या हो गए, इंटरमीडियरी हो गए। ठीक है, अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर आ रहा है, जो मुझे बताना है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कई बार कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, उसके प्रोसेस को आप बताओ, क्योंकि आप बता तो दोगे, डिफाइन तो कर दोगे, लेकिन प्रोसेस यहाँ पर वो स्टेप बाय स्टेप पूछ लेगा। ठीक है, तो 3 स्टेप का प्रोसेस है मनी लॉन्ड्रिंग का। सबसे पहले होती है प्लेसमेंट, दूसरी स्टेज के अंदर होता है लेयरिंग, और तीसरी स्टेज के अंदर होती है इंटीग्रेशन। अब ये बुक से तुम रीड कर लेना, मैं तुमको बताता हूँ इन प्लेसमेंट स्टेज के अंदर क्या होता है। मान लो भानु सर का ड्रग्स बेचने का काम है, ड्रग्स, चरस, गांजा, हैश, हेरोइन, अलग अलग तरीके की जो चीज़ जो ड्रग बेचते हैं वो, तो मांगो उनके पास मिलेगी, इतनी भगवान की दया उनके ऊपर, जो चीज़ जो मांगता है जो मिल जाती है। ठीक है, ड्रग्स से रिलेटेड उनका काम है। अब ड्रग्स बेच बेच के पैसा तो बहुत कमा लिया, अब उस पैसे का करे क्या, रखे कहाँ उसको, तो अब वो क्या सोच रहा है वो आदमी, यार इस पैसे को बैंक में डालता हूँ, आई वॉन्ट टू प्लेस दिस मनी इन टू अ पर्टिकुलर सिस्टम,
सो इन्फ्यूजिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। अब होगा क्या, बहुत करोड़ों में पैसा होगा, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। अब एक साथ इतना पैसा अगर डालोगे आप तो आप नज़र में आ जाओगे। एक सिंगल एंट्री आएगी आपके बैंक अकाउंट के अंदर कि यार इतना बड़ा पैसा आया कहाँ से इस पर्सन के पास में। तो क्या किया जाता है, उस इतने बड़े अमाउंट का ब्रेकअप किया जाता है, छोटे छोटे अमाउंट के अंदर उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग अकाउंट के अंदर उसको जमा कराते हैं। अब इस छोटे छोटे अमाउंट को तो कोई नोटिस करता नहीं है, क्योंकि रोज छोटे छोटे ट्रांजेक्शन लाखों करोड़ों होते हैं इंडिया में, ठीक है, कोई हुआ होगा, उसको छोटे छोटे अमाउंट के अंदर आपने डिपॉजिट कराया बैंकिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, एक काम तो ये किया। या फिर आपने बैंक से कोई छोटे इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स के परचेज करना चालू किया, 50,000 1 लाख की कहीं एफडी करा दी, कहीं पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करा दी 5 साल की, कहीं कोई आपने टैक्स सेविंग एफडी करा दी, कोई आपने शेयर्स ले लिए 20-30 हज़ार के। तो आपने क्या किया, कोई एनएससी ले ली, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आजकल आने लग गए हैं, छोटे छोटे अमाउंट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के रख दिए। तो क्या किया, उस इतने बड़े अमाउंट को छोटे अमाउंट के अंदर फैला करके सब जगह पर आपने प्लेस कर दिया किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कैश, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। अलग अलग इंडिया में सब जगह, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में, बीकानेर, कोटा, अलग अलग शहरों के अंदर आपने जाकर के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकता, एक साथ डिपॉजिट हो नहीं सकता, ये बात मैंने बता दी। तो ये क्या किया मैंने, इस स्टेज के अंदर, प्लेसमेंट स्टेज के अंदर मैंने पैसे को खाली सिस्टम के अंदर अभी प्लेस किया है। दूसरी स्टेज पे आते हैं, दूसरी स्टेज होती है लेयरिंग। ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज बिकॉज इन दिस द लॉन्डर एंगेजेस इन सीरीज ऑफ कन्वर्जन ऑफ मूवमेंट ऑफ फंड्स टू डिस्टेंस फ्रॉम देयर सोर्स। अब होता क्या है, मैं उदयपुर में बैठ करके ड्रग्स बेचता हूँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पैसे को अलग अलग जगह पे डिपॉजिट करना है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डिपॉजिट करना है। अब मैं चाहूंगा कि ये पैसा दूर दूर जा करके डिपॉजिट हो, जितना मेरे से दूर रहेगा उतना ये मेरे से मेरी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए हेल्प भी करेगा। क्योंकि मैं दूर पे अगर डिस्टेंट रिमोट लोकेशन के अंदर अगर जमा कराऊंगा तो कौन पूछेगा कि यार इतने दूर से भी कोई पैसा जमा कर सकता है क्या। तो वो मेरी आइडेंटिटी को उतना ही सॉलिडली और उतना ही कॉन्क्रीटली मेरी आइडेंटिटी को कंसील करने के अंदर हेल्प करेगा, जितना दूर मैं उसको डिपॉजिट कराऊंगा। यानी कि मैं मेरे पैसे को जितना मेरे से दूर भेजूंगा उतना ही वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस पैसे को कन्वर्ट करना है, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि इतना पैसा भी मैं कैश नहीं रख सकता, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, इक्विटी के अंदर और बैंक्स के अंदर एफडी के रूप में, कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कई सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से मैंने उसको कन्वर्ट करके रख दिया। अब मैं तीसरे अक्रॉस द ग्लोब दुनिया भर के अंदर ये सारा काम हुआ लेयरिंग के अंदर। थर्ड स्टेज आती है इंटीग्रेशन। अब जो पैसा मैंने ऊपर डिपॉजिट किया था फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में मैंने उस पैसे को कन्वर्ट कर दिया कैश में। अब मैं क्या करूंगा, उस पैसे को डाइवर्ट करना चालू कर दूंगा, यानी कि इंटीग्रेशन। उन दोनों प्रोसेस की इंटीग्रेशन होगी और वो पैसा कहाँ आएगा, वो पैसा मेरे पास आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि अब वो पैसा आ चुका है सिस्टम के अंदर, अब वो पैसा क्या हो गया, लेजिटिमेट हो गया, एक नंबर का हो गया। क्योंकि पहले तो जब आप कैश डिपॉजिट कर रहे थे तब कोई पूछ नहीं रहा था ये पैसा कहाँ से लाया, क्योंकि आपने छोटे छोटे फंड अमाउंट्स के अंदर उसको डाल करके उसकी आइडेंटिटी को कंसील कर दिया। अब वो पैसा आपके पास में आ रहा, आप क्या बोलोगे, हाँ मैंने यहाँ से कमाया, यहाँ से कमाया, देखो मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, ठीक है, कोई पूछेगा अगर। तो उस पैसे की क्या हुई, लेयरिंग हो गई, प्लेसमेंट हो गया, लेयरिंग हो गया, उसके बाद में वो इंटीग्रेट होकर के सब जगह से इकट्ठा होकर के आपके पास आ जाएगा। आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया कन्वर्ट, तुमसे कोई पूछेगा कि ये पैसा तुम्हारे पास क्या है, मैंने इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रखे थे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो इन्वेस्टमेंट में बेच दी मैंने, इसीलिए वहां से आया मेरे पास पैसा, ये बोल करके तुम बच जाओगे। तो क्या हुआ, योर मनी इज कन्वर्टेड, योर ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू द वाइट मनी, उस इंस्ट्रूमेंट्स की कन्वर्जन की मदद से। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। सो नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पर आपको एंटर होना पड़ेगा, और फुल्ली इंटीग्रेट होने के बाद में पूरे सिस्टम का आपने इस्तेमाल कर लिया उस पैसे को डाइवर्ट करने के लिए थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड डाइवर्जिंग योर मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ठीक है। स्टार्टिंग में इनिशियली सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो रियल एस्टेट के अंदर, ड्रग्स क्राइम्स के अंदर की जाती थी, क्योंकि वहीं से ही सबसे ज़्यादा पैसे को जनरेट किया जाता था। लेकिन जब से ये रेरा आया है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया है, criminal activities relating to such kind of financial crimes has been controlled in a
वेरी इफेक्टिव मैनर। सो बेसिकली इंटीग्रेशन स्टेज क्या है, एक रीयूनाइटेड यहाँ पर होता है सारा पैसा आपने जो भी सिस्टम के अंदर डिपॉजिट किया है। अब यहाँ पर लेटर स्टेजेस के अंदर जब ये बात मालूम चली कि बैंकिंग सिस्टम का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है पैसे को रूट करने के लिए, तो बैंक्स ने भी क्या किया, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए कई सारे नॉर्म्स बनाए, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्म जो आता है दैट इज़ योर KYC, नो योर कस्टमर। बैंक क्या करती है, आप जब भी जाओगे बैंक में कोई अकाउंट खुलवाने के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बड़े अमाउंट का आप करोगे तो क्या मांगेंगे आपसे, लाओ भैया तुम्हारी फ़ोटो दो, ID प्रूफ दो, एड्रेस प्रूफ दो, तुम्हारे यहाँ पर इंस्पेक्शन भी करने आ जाएंगे अगर लोन लोगे तो ये सब क्यों होता है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर अमाउंट इन्वॉल्व एंड टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स। ये सब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स हैं जो कि बैंक लेता है ताकि ये आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ यार ये सब चीज़ें जायज़ है, लेजिटिमेट हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। चलो अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन एन इकोनॉमी। सर बात तो बड़ी सिंपल है, सब हो रहा है ठीक है ना, होने दो ना, क्या दिक्कत है, पैसा दो नंबर से एक नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, क्या समस्या है, बढ़िया बात है ना, हमारे को तो वैसे भी पैसे की बहुत ज़रूरत है, सीधी सी बात है ना। नहीं ऐसा नहीं है, ज़रूरत तो है लेकिन एक प्रॉब्लम इसके साथ इन्वॉल्व है। हमारी इकोनॉमी को ये कैसे डैमेज कर सकता है, हमारी कंट्री के सिस्टम को कैसे डैमेज कर सकता है, पॉलिटिक्स को कैसे डैमेज कर सकता है। सो व्हाट आई वांट टू से इज द इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी एंड ऑन द कंट्री। अब यार एक बात खुद सोच के देखो, किसी कंट्री के अंदर बहुत क्राइम हो रहा है, वहाँ पर क्राइम से पैसा भी बहुत जनरेट हो रहा है, तो वो जो क्राइम करने वाला एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो उस पैसे की मदद से उस कंट्री की पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, हाँ या ना। बिल्कुल सर, पॉलिटिशियन को पैसा देगा, ले भैया पैसे, हम जो बोल रहे हैं वैसा करो, ये रैली निकालो, इस पार्टी को सपोर्ट करो, हम सरकार बनाएंगे, जो सरकार बनाएगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, हमारे को बदले में, अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं बदले में हमको ये मिलना चाहिए। अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर अगर आपका कोई पर्सन अगर आपकी हेल्प करेगा तो वो आपसे भी तो कुछ ना कुछ चाहेगा, और अगर कोई क्रिमिनल पर्सन आपकी अगर हेल्प कर रहा है तो वो आपसे ऑब्वियस ही बात है कोई अच्छी चीज़ तो मांगेगा नहीं, वो भी आपको अपने क्राइम में सपोर्ट करने के लिए हेल्प मांगेगा। तो वो क्या कर सकते हैं, आपके पॉलिटिकल सिस्टम को ब्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं, जिस ब्राइबरी की मदद से उस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब उस पॉलिटिकल सिस्टम को अगर उन्होंने इन्फ्लुएंस करना चालू किया तो वो पूरी कंट्री के रिसोर्सेज को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। मान लो एक रशिया के अंदर जैसा होता था, रशियन माफिया वॉज वेरी फेमस। बेसिकली रशियन माफिया पूरा रशिया को एक टाइम पर कंट्रोल करता था, वहाँ की गवर्नमेंट को और सबको, पूरे सिस्टम को, रिसोर्सेज को कंट्रोल करता था। तो वहाँ पर कोई भी दूसरा कंट्री या दूसरा कोई भी कंट्री का कोई दूसरा बिजनेस वहाँ पर आकर के बिजनेस नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना रखा था कि बाहर का कोई आदमी नहीं आके यहाँ पे बिजनेस करेगा। सीधी सी बात है ना, मेरा एरिया है, मेरी मर्जी आएगी जो यहाँ करूँगा, एक रात चलता है वहाँ पे। माफिया अगर है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी क्राइम करने वाला आदमी है और उसने सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, तो वो बाहर के किसी भी बिजनेसमैन को वहाँ पर आने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने कंट्री के अंदर चाहेगा ही नहीं कि उसके बिजनेस को कोई डेवलपमेंट मिले या कोई उससे दूसरा बिजनेस आकर के डेवलप हो, क्योंकि वहाँ पर उसको खुले में क्राइम एक्टिविटी करनी है। कोई दूसरा आएगा तो वो रिसोर्सेज डाइवर्ट हो जाएंगे, वो अपना काम सही से कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो फिर सिस्टम से कुछ चाहेगा जो कि ये कंट्रोल ये करके बैठे हैं, ये देना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि किसी भी दूसरे बाहर के बिजनेसेस को एंटर होने नहीं देते हैं, तो मोनोपोली हो जाती है एक तरीके से इसके अंदर। ठीक है, सारे क्राइम एक्टिविटीज़ ये खुद करेंगे, सिस्टम को भी ये लोग कंट्रोल करके रखते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ द मेजर demerit and the problem that can be influenced by the process of money laundering। दूसरा, आपकी कंट्री की रेपुटेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर खराब होती। आज पाकिस्तान के अंदर तो इतने इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे जितने इंडिया में आ रहे, क्यों भैया? सर इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं कि वहाँ पर एनवायरनमेंट जो है वो सेफ नहीं है। मान लो एक कार की फैक्ट्री में वहाँ लगा करके बैठूँ, कल को आकर के कोई बम मार जाए उस पर, तो मेरी तो फैक्ट्री की चकनाचूर हो गई। मेरे इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे क्या गारंटी है कि मुझे कोई रिटर्न मिलेगा? क्या वहाँ पे लोगों के पास में इतना पैसा है कि मैं वहाँ पे बिजनेस करूँ तो लोग मेरा सामान खरीदेंगे? नहीं है, सारा पैसा तो क्राइम के अंदर हथियार खरीदने में जा रहा है।
तो कौन खरीदेगा आपके सामान को? तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर आपकी इमेज बहुत खराब होती है। नो इन्वेस्टर वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स अ सेफ एनवायरनमेंट, कि यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा, अपने पैसे का मुझे रिटर्न मिलेगा, ये एनवायरनमेंट यहाँ पर मिलना चाहिए। तीसरा इसके अंदर होता है वीकेंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके वीक होंगे क्योंकि आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करने के अंदर आपका कोई इनिशिएटिव आप नहीं ले पा रहे। खुले में आपका पैसा अकाउंट में जमा हो रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर खुलेआम 2 नंबर के पैसे का लेन देन हो रहा है, तो बैंक्स का तो कोई यहाँ पे कोई रेपुटेशन ही नहीं है, पूरी इकोनॉमी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर प्राइवेट सेक्टर जो है वो वीक होता चला जाएगा और अल्टीमेटली उस कंट्री से अपने बिजनेस को वाइंड अप कर देगा कि यार यहाँ पे तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे को तो कोई काम ही नहीं करने देता। जो भी काम है वो क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले, जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ऑर्गेनाइज क्राइम के ग्रुप है वो करेंगे, उनको हमारे से क्या मतलब, इच्छाएंगे जो करेंगे, हमारे को तो डेवलप ही नहीं होने देंगे, हमारी तो ग्रोथ उनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर हम ग्रो करेंगे तो हम उनसे रिसोर्सेज मांगेंगे, और उनको ऐसा कुछ भी नहीं करने देना है, क्योंकि अपनी पूरी कंट्री को उनको यूटिलाइज करना है, पूरे मार्केट को यूटिलाइज करना है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो ये बात आती है इकोनॉमी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की क्या होता है। अब पनिशमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है? इट अंडरमाइंस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी खराब होती है, लीड्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स यहाँ पे पावरफुल बनते हैं, और इट इंक्रीजेस क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है, टैक्स रेवेन्यूज कम हो जाते हैं, कैपिटल जो होती है, ट्रेड होता है जो सब इंडिया के उस कंट्री के बाहर चला जाता है, करप्शन और क्राइम बढ़ जाता है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है, और पूरे कंट्री की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। सो अब इम्प्रिजनमेंट का क्या है इसके अंदर प्रोविजन? एनी पर्सन हु कमिट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है, और मैक्सिमम 7 साल की जेल होगी, मिनिमम 3 years और मैक्सिमम 7 years. If the proceeds of crime involved in money laundering relating to any offence specified under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, then the rigorous imprisonment may extend to 10 years. अगर आपने ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे ड्रग्स जो आपकी साइकोलॉजी, आपकी दिमाग की साइकोट्रोपिक को, आपकी साइकोलॉजी को, आपके दिमाग के बैलेंस को डैमेज करती हैं, ऐसी ड्रग्स जिसको बोलते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स, आपका नेचर चेंज होता है, दिमाग का काम करने की शक्ति के ऊपर, दिमाग की पावर के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट आता है ऐसी ड्रग्स की वजह से, तो वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस उनको बोला जाता है, नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं वो, चरस, अफीम, गांजा, एमडी वगैरह जो होती हैं ये। इसके अंदर अगर आपने कोई क्राइम अगर आपने किया है और इसकी मदद से आपने अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करी है इसकी प्रोसीड से, तो आपको यहाँ पर 10 साल तक की जेल हो सकती है, और यहाँ पर फाइन भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड प्रोसीजर्स बेटा मैं सब पहले जो बेनामी प्रॉपर्टी आई उसमें बात कर चुका हूँ। यहाँ पर जो डिफरेंस जो है वो बस यही है कि ये पीरियड की बात कर रहा है, कितने पीरियड के अंदर आपका कॉन्फिस्केशन यहाँ पे प्रोसीड्स का हो सकता है, वो 180 दिन, 30 दिन, कहाँ पर जाएगा डायरेक्टर के पास में, वो सब यहाँ पर बातें बताई गई हैं। उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स का क्या ऑब्लिगेशन है इसके अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर मैंने तुमको बताया 3 रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई, सेबी और आईआरडीए, इससे रिलेटेड जितने भी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब इसके अंदर पीएमएलए के अंदर कवर होंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, चिट फंड्स कंपनीज, तुम्हारा म्यूचुअल फंड, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इंश्योरेंस एजेंट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, क्या इन्फॉर्मेशन उनको फर्निश करनी पड़ेगी, केवाईसी ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन ये कंपनीज लेंगी उनको सेबी को, आरबीआई को और आईआरडीए को ये इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है। ठीक है, अब अगर कोई चाहे तो किसी को अगर लगता है कि दैट सफिशिएंट एविडेंसेस आर देयर दैट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और दैट इन्वॉल्व द क्राइम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो क्या होगा, सर्च, सीजर और समन के भी वहाँ पर आपको नोटिस दिए जाएंगे, आपके प्रेमाइसेस को सर्च भी किया जा सकता है। उसके बाद में एपेलाइट ट्रिब्यूनल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश एन एपेलाइट ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक एपेलाइट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करेगी जिसके अंदर आप केस अपना फाइल कर सकते हो, फिर वहाँ से अपील के अंदर वो जाएगा, उसके क्या प्रोसीजर होंगे, फिर बाद में हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, इसके अंदर ये केसेस मूव होते हैं। ठीक है, बेल वगैरह ये सब प्रोविजन बताए गए हैं, क्रिमिनल प्रोविजन है प्रोसीजर वाले, सिंपली एक बार रीड कर लेना। जो भी सिमिलरली पिछले टॉपिक्स में है वो यहाँ पर दिया हुआ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस उसके प्रोसेस में है नहीं, सब बातें कॉमन वही कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक पर मैं आ जाता हूँ,
जिसका नाम है नो योर कस्टमर गाइडलाइंस। नो योर कस्टमर गाइडलाइंस के लिए जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं बैंक्स के अंदर, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट आप खुलवा रहे हो, कोई भी बैंक के साथ में आपको ट्रांजेक्शन करना है तो आपको बैंक को अपने बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। ऐसी जानकारी जिससे बैंक वाला ये आपके बारे में बता सके कि दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन एग्जिस्ट, ये पर्सन रहता कहाँ है, ये पर्सन इंडिया का है या नहीं है, कहाँ से बिलोंग करता है, वो सारी जानकारी आपसे लेंगे। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी इसका मेन एलिमेंट है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसके ट्रांजैक्शन की, बैंक के ट्रांजैक्शन की भी मॉनिटरिंग होती है क्योंकि लोन लेने के लिए आपसे 3 साल के आईटीआर और आपके बैंक स्टेटमेंट्स भी मांगे जाते हैं। और आपका देखा जाता है कि यार वाकई में इस पर्सन को क्या इतना लोन देना चाहिए, क्या क्या इसकी इतनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, क्या बैंक इतना रिस्क उठा सकता है क्या इस पर्सन को इतना लोन दे करके। वो सारे डॉक्यूमेंट देख करके इन बातों को आइडेंटिफाई किया जाता है। कस्टमर मतलब पर्सन दैट मेंटेन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक, और दूसरा बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल लाइक सीए, सीएस एंड सीडब्ल्यू, ये सब लोग कस्टमर्स होते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जैसे कि आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, इससे रिलेटेड भी केवाईसी की सारी जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो भी लगभग सब सेम है। लास्ट टॉपिक जो इसके अंदर आता है, अग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एंटर इनटू अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री फॉर इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जैसा कि मैंने बताया इंडिया का, स्विट्जरलैंड का और कई सारे टैक्स हेवंस के बीच में अब आजकल अग्रीमेंट्स हो गए हैं इन रिलेटिंग टू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पर आप उन कंट्रीज़ के साथ में जिसके साथ में आपका अग्रीमेंट हुआ है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अगर उन दोनों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है तो। ठीक है, सो यहाँ पर आकर के तुम्हारा ये भी ख़त्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। सो इसको जाकर एक बार पढ़ना पूरा अच्छे से, जो जो टॉपिक मैंने तुमको बोले हैं सेल पढ़ने को पढ़ना, कोई डाउट होगा तो मेरे को बताना, फिर अपन उसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप समझ में आई होगी बात। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।